वहीं इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है और इसकी वजह है इजराइल का ऐसा खतरनाक प्लान जो अगर अंजाम तक पहुंच गया तो ना तो पुतिन इस युद्ध को रोक पाएंगे और ना ही बाइडेन कुछ कर पाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सीरिया का दौरा करने वाले हैं और अब रिपोर्ट यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कम से कम 100 शूटर्स इस वक्त इजराइल में एक्टिव भी हो गए हैं। सौ किलोमीटर दूर मौत। क्या तेहरान से दमिश्क के बीच होगा धमाका? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सीरिया यात्रा पर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की नजर। क्या होगा 3 मई 2023 की तारीख को? बेहद खतरनाक है मध्य पूर्व में माहौल। ईरान इजरायल के रिश्तों की चौड़ाई को बारूद बिछाकर भरने की कोशिश हो रही है। नतीजा देखिए। खोल रही है। बम, बारूद और गोले यूक्रेन रूस युद्ध के भड़के शोलों से भी ज्यादा दहक रहे हैं। ईरान इजरायल के बीच सुलगते संबंध किसी भी वक्त आग की बारिश में तब्दील हो सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी कभी दुश्मन रहे इराक के राष्ट्रपति से तेहरान में मुलाकात कर रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद चीन के प्रतिनिधि से मुलाकात कर रहे हैं और इस बीच खबर आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति सीरिया की राजधानी दमिश्क का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा इजरायल के साथ अरब देशों के बीच छिड़े प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध के बीच बहुत आशंका बढ़ाने वाला है। तब और जब इब्राहिम रईसी खुलेआम इजरायल को उसकी राजधानी तेल अवीव और बड़े शहर हाइफा को एटम बम से उड़ा देने की खुली धमकी दे रहे हैं। इजरायल दाग रहा सीरिया पर रॉकेट। इब्राहिम रईसी उस वक्त दमिश्क पहुंच रहे हैं जब सीरिया पर इजरायल रॉकेट पर रॉकेट दाग रहा है। गोलान हाइट्स से इजरायल के बम सीरिया में अंगारे गिरा रहे हैं। ईरान के गार्ड्स की मौत। इब्राहिम रईसी उस वक्त दमिश्क पहुंच रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले सीरिया में तैनात ईरान के 2 रिवॉल्यूशनरी गार्ड की इजरायल के हमले में मौत हो गई है। दमिश्क में चीन का प्रतिनिधि। इब्राहिम रईसी उस वक्त दमिश्क पहुंच रहे हैं जब चीन सऊदी अरब से ईरान की दोबारा दोस्ती स्थापित करवाने के बाद सीरिया में एक्शन में है। इजरायल ईरान संबंध सबसे बुरे दौर में और इब्राहिम रईसी उस वक्त दमिश्क पहुंच रहे हैं जब इजरायल से अरब देशों का संबंध 1967 के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इन 4 पॉइंट्स की टाइमिंग सब कुछ बयान कर रही है। लेकिन इब्राहिम रईसी ने दमिश्क को ही क्यों चुना? लेबनान की राजधानी बेरूत को क्यों नहीं चुना? दोनों देश इजरायल के जानी दुश्मन हैं और इजरायल का आरोप है कि ईरान की शह पर ही सीरिया और लेबनान ने इजरायल के सुकून शैन पर तालाबंदी कर दी है। इसकी पूरी डिटेल आगे। इब्राहिम रईसी की सीरिया यात्रा का असली मकसद क्या है उसे समझना जरूरी है और उससे पहले ये कि इस वक्त खाड़ी की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। सीरिया, लेबनान, ईरान और इजरायल, इन 4 देशों के बीच यूक्रेन से भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। लिहाजा सबसे पहले इन 4 देशों का एक दूसरे से कनेक्शन क्या है समझना होगा।
क्योंकि तभी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि 50 सालों बाद आखिर खाड़ी फिर क्यों पहुंच गया है युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर। लेकिन पहले रईसी की सीरिया यात्रा का मकसद। सीरिया की बशर अल असद सरकार को ईरान फुल सपोर्ट करता है। बशर अल असद के साथ कई दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसे इजरायल आतंकी ग्रुप मानता है। इजरायल के मुताबिक ईरान आतंकियों को पैसा और हथियार देता है। ईरान सीरिया को इतना अहम मानता है कि उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड सीरिया के कई इलाकों में तैनात हैं। सीरिया में पिछले हफ्ते इजरायल ने हमला किया तो ईरान के 2 गार्ड्स मारे गए। ईरान ने इजरायल को बदले की कार्रवाई की धमकी दी है और इस बीच सीरिया पर इजरायल लगातार रॉकेटों की बौछार कर रहा है। इस वक्त सीरिया को सपोर्ट चाहिए और वो भी खुलकर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इजरायल के खिलाफ इसी का उदाहरण प्रस्तुत करने दमिश्क पहुंचने वाले हैं। इब्राहिम रईसी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। वो सीरिया के साथ खड़े हैं। इजरायल को सीरिया से खतरा है तो ईरान इजरायल के अस्तित्व को ही खत्म कर देगा एटम बम गिराकर। लेकिन सीरिया को इजरायल मारेगा तो उसे बचाने के लिए ईरान हर वक्त आएगा, चाहे इसके लिए कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। ईरान इजरायल को बर्बाद कर देगा। इब्राहिम रईसी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नहीं है जो कीव से उड़े और डायरेक्ट वाशिंगटन डीसी में दिखे। कहा गया कि रूस की खुफिया एजेंसी के टॉप एजेंट्स को इस खबर के बाद तोते उड़ गए। घनघोर युद्ध के बीच रूस की हवाई नजरों के सामने से ज़ेलेंस्की निकल गए और पुतिन को खबर तक नहीं मिली। लेकिन इब्राहिम रईसी की सीरिया यात्रा की तारीख भी फिक्स है और टाइमिंग भी फिक्स है कि दोनों दिनों की विजिट होगी। रूट भी तय है और तेहरान से विमान इराक होते हुए सीरिया की राजधानी दमिश्क में लैंड करेगा। लिहाजा मोसाद एक्टिव हो गया है। दुनिया की सबसे तेज इंटेलिजेंस एजेंसी का तमगा हासिल है मोसाद को। कहा जाता है कि अरब देशों से इजरायल अपना बचाव कर पाने में सक्षम हुआ है तो खुफिया एजेंसी मोसाद की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। सवाल है, क्या मोसाद ने अपने मेदसादा यूनिट को दमिश्क रवाना कर दिया है? मोसाद की मेदसादा यूनिट दुश्मनों का कत्ल और टारगेट को हर तरीके से बर्बाद करने के लिए जानी जाती है। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद की स्थापना हुई थी, यानी इजरायल के अस्तित्व के साथ ही मोसाद एक्शन में है। मोसाद के इब्राहिम रईसी के सीरिया दौरे के दौरान एक्टिव होने का कारण इजरायल के सीरिया, लेबनान और खासकर ईरान का व्यवहार है। ये तीनों देश यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद की घटना को इस्लाम के खिलाफ एक्शन बताकर इजरायल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें सबका अपना अपना मकसद है। सीरिया के बशर अल असद सरकार को फायदा है कि उनकी सरकार बची रहेगी। ईरान को फायदा है कि खाड़ी में वो वर्चस्व स्थापित कर लेगा। लेबनान को फायदा है कि ईरान उसे हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार मिलेगा। ईरान के इस जोश के 2 कारण हैं और इसके पीछे इब्राहिम रईसी के एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश है। अमेरिका पर डायरेक्ट प्रहार वाया इजरायल का संहार। और इब्राहिम रईसी परमाणु बम की बोली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चीन ने क्लियर कट बता दिया है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच अगर याराना हो सकता है तो सीरिया की समस्या क्यों नहीं सुलझ सकती। शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि मध्य पूर्व में अमेरिका की मौजूदगी का अंत हो और मध्य पूर्व में चीन का सिक्का चले। अब ये देख लीजिए कि शी जिनपिंग खाड़ी में चाइनीज साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हैं। सीरिया में बशर अल असद सरकार को सपोर्ट करने वाला चीन सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन कई बार सीरिया के आतंकी गुटों की रक्षा कर चुका है। सीरिया में चीन के वर्चस्व का मतलब होगा इजरायल को खतरा, मतलब अमेरिका को खतरा, जो ईरान का असली टारगेट है। 12 सालों से सीरिया गृह युद्ध की आग में जल रहा है। मध्य पूर्व का ये देश अपने पड़ोसी देश लेबनान की तरह ही अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा है। सीरिया और लेबनान के लोग विदेशी ताकतों और विदेशी सत्ता के हस्तक्षेप की सजा भुगत रहे हैं। कहीं भी किसी भी वक्त इन देशों में धमाका हो सकता है। तस्वीरें देखिए, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश की इतनी दुर्गति किसने की और उसी वक्त अपने फायदे के लिए मुल्क को बर्बाद करने वाली शक्तियों का नाम सामने आएगा। बशर अल असद, इब्राहिम रईसी, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन। मतलब सीरिया के गुनहगार कई हैं। आतंकवादी समूह जो ईरान के टुकड़ों पर पलते हैं, वो हथियार जिन पर मेड इन अमेरिका लिखा होता है, वो पैसा जो चीन से आता है, वो नेता जो सिर्फ सत्ता का भूखा है और सबसे ज्यादा सीरिया के वो लोग जिन्होंने देश को विदेशी सत्ता के सामने सरेंडर कर दिया है। हितों के खातिर देश को आग में झोंक दिया है। सीरिया जल रहा है, लहूलुहान हो रहा है। सवाल है, कैसे हो गया सीरिया बर्बाद?
और कैसे मौका मिल गया ईरान को, वो मौका कि इजरायल की सीमा से सटे सीरिया में आकर बैठ जाए और इजरायल के लिए खतरा और बढ़ जाए। सीरिया में गृह युद्ध को 12 साल हो गए हैं। सीरिया के हालात को एक लाइन में समझना हो तो कह सकते हैं कि एक जिद्दी राष्ट्रपति पद से हटने से इनकार कर रहा है। अगर विस्तार में समझना हो तो सीरिया संकट के मूल में है संप्रदायवाद, और अगर और सूक्ष्म रूप से समझना है तो सीरिया की बर्बादी का कारण है दूसरे देशों की दखलंदाजी। इसके साथ ही जुड़ा है अमेरिका और पश्चिमी देशों की अनिच्छा और राष्ट्रपति बशर अल असद की निर्दयता, जिसे ईरान और रूस का साथ हासिल है।